पहली बात तो लोगों को ये पता ही नहीं कि न्यूमरोलॉजी है क्या। मैम, राजयोग जैसा कुछ भी नहीं होता है। आप बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो मोस्टली आप ये ध्यान दीजिए कि आपके पास कौन सा नंबर नहीं है। उसने उसको सिर्फ इसलिए डिवोर्स दिया क्योंकि उसके अंदर कोई खामी नहीं थी। मेरे हिसाब से ऑनेस्टली स्पीकिंग 2 नंबर हैं जिनको शादी नहीं करनी चाहिए। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपके ग्रिड में ये नंबर्स तो होने ही चाहिए। बड़ा रिलेशनशिप में दिक्कत चल रहा है, बीवी से लड़ाई चल रहा है मेरा, कुछ समाधान बता दो। अगर मैं आपका समाधान बता देता तो मेरा डिवोर्स क्यों होता भाई? एक्सीडेंट लिखा था, एक्सीडेंट हुआ। आप उनसे पूछो कि आपने जैसे मेरे बारे में बता दिया कि मेरे पापा का नाम क्या है, आप मुझे ये भी सिखाओ कि मैं कैसे दूसरों का बताऊं। वो कहेंगे कि नहीं ये हम सिखाते नहीं है। राम राम, जय श्री राम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय स्टार्टअप स्टोरी। तो आज एक बार हमारे साथ फिर से हैं न्यूमेरोलॉजिस्ट अनिमेश राजपूत। लास्ट टाइम उनके साथ हमने डिस्कशन किया था 1 से लेकर 31 नंबर के कैरेक्टरिस्टिक्स का। वो एपिसोड कंप्लीटली हम सारी चीज़ें, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं कर पाए, इसलिए एक और एपिसोड उनके साथ बना रहे हैं। एंड आई होप आज भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग क्लियर कर पाए। आई एम श्योर कि ये 2-3 एपिसोड्स में तो नहीं हो पाएगा, बट स्टिल विल ट्राई। जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं उतने इंक्लूड करते हैं। सो वेलकम बैक मिस्टर अनिमेश राजपूत जी। नमस्कार मैम, थैंक यू सो मच दोबारा बुलाने के लिए। एंड लास्ट टाइम ऑब्वियसली काफ़ी सारी चीज़ें मुझे खुद लगा था कि रह गई। आई होप हम ट्राई करेंगे कि इसमें पूरा करें। आई एम श्योर पूरा तो नहीं हो पाएगा स्टिल। वही अकल साइंस एक अथाह समुद्र की तरह है, right. आप कभी भी इसको पूरा पार नहीं कर सकते। एग्जैक्टली तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने समझा था कि 1 से लेकर 31 नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ठीक है। इस बार हम पहला क्वेश्चन जो रखना चाहते हैं कि हर एक नंबर के लिए व्हाट आर द बेस्ट करियर ऑप्शंस। सो सोनिया जी, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए ना यू हैव टू चूज योर करियर अकॉर्डिंग टू योर लाइफ पाथ नंबर। अब लाइफ पाथ नंबर क्या होता है मैं बता देता हूँ। आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल, आपके ऑडियंस को भी और आपको भी, कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को टोटल कर लीजिए। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, फॉर एग्जांपल आपका डेट ऑफ बर्थ है 9 सितंबर 2000, तो 9 + 9 + 2, ठीक है, तो एक टोटल हो गया 18 + 2 20, यानी आपका टोटल हो गया 2, राइट। तो दिस इज योर लाइफ पाथ नंबर। ओके, अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कैरियर आपका लाइफ पाथ नंबर के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि लाइफ पाथ नंबर में ही आपको देखने को मिल रहा है लाइफ पाथ यानी जीवन का रास्ता। जब आप ऐसा कोई कैरियर चूज करते हैं जो आपके जीवन के रास्ते के हिसाब से अलाइंड है तो आप सेटिस्फाइड फील करोगे। आप दुनिया में कोई भी कैरियर चूज करो, लेकिन अगर आप ऐसा कैरियर चूज करते हो जो आपके लाइफ पाथ नंबर से अलाइंड है तो आपको संतुष्टि की प्राप्ति होती है। आपको लगता है कि हाँ, आई एम डूइंग द राइट थिंग। तो अगर हम एक एक करके जाने थोड़ा सा, ऐसा तो बहुत सारे कैरियर ऐसे तो मेरे हिसाब से तो कोई कुछ भी कर सकता है, बट स्टिल कुछ चीज़ें हैं जो जिनमें उनको अच्छा लगता है। अगर आपका लाइफ पाथ नंबर 1 है तो आप ऐसे किसी भी काम में जा सकते हैं जहाँ पे डिसीजन मेकिंग है, जहाँ पे आप अपना डिसीजन, लास्ट डिसीजन जो है वो आपको लेना हो, जहाँ पे इनोवेशन का काम हो, आपको कुछ नया स्टार्ट करना है, आपको आइडिया फॉर्म करना है, आपको एज ए CEO वर्क करना है। इन सारी चीज़ों पे आप काम कर सकते हो। आप अपना वेंचर खुद का स्टार्ट कर सकते हो। माई स्टार्टअप स्टोरी जो है हम लोग जैसे बात करते हैं, तो बेस्ट नंबर है अगर आपका लाइफ पाथ नंबर 1 है। 2 की बात करते हैं तो 2 वालों लोगों को ना एक तो वाटर रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं लोग, प्लस दे आर गुड विथ ऑपरेशंस, मतलब चीज़ों को मैनेज कैसे करना है, इससे बात करना, उससे बात करना, इस तरीके की जो वो बहुत अच्छे से कर पाते हैं। दूसरा, उनका नर्चरिंग और हीलिंग पावर बड़ा स्ट्रांग होता है, दिल के बड़े ही सॉफ्ट होते हैं, सामने वाले के इमोशंस को समझते हैं। और एक साइकोलॉजिस्ट वही अच्छा होता है जो सामने वाले के इमोशंस को समझ पाए। 2 लाइफ पाथ नंबर वाले बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, तो ये लोग हीलिंग, नर्सिंग, साइकोलॉजिस्ट इस लाइन में बहुत अच्छा ग्रो कर पाते हैं। 3 की बात करें तो 3 वाले जो नंबर होते हैं ना, ये लोग ना एजुकेशन इस टाइप चीज़ों में बहुत अच्छा कर सकते हैं, सिखाना, सीखना, राइट। बड़े बड़े कंपनीज में ट्रेनिंग का काम होता है, वो भी बहुत अच्छे से ये लोग कर सकते हैं। उसके अलावा ये लोग ना रेस्टोरेंट बहुत अच्छे से चला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़े से जैसे कि इनको ना इन सही चीज़ों में थोड़ा सा लगना, थोड़ा सा हॉस्पिटैलिटी, ये इनके अंदर काफ़ी अच्छा होता है, तो ये कर सकते हैं। प्लस कंसल्टेशन का काम कर सकते हैं, अपनी कंसल्टेंसी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। 4 की बात करें तो 4 वालों को ऐसा कोई काम करना चाहिए जिनमें
जिसमें जो है या तो टेक्निकल वर्क हो, जैसे कोडिंग वगैरह का, साइंस से रिलेटेड वर्क हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। या फिर इन लोगों को ऐसा कोई काम स्टार्ट करना चाहिए जिसमें डेली का ट्रांजैक्शन हो, मतलब जैसे कि कोई ग्रोसरी स्टोर स्टार्ट कर लिया, कोई शोरूम स्टार्ट कर लिया, कोई आउटलेट स्टार्ट कर लिया। इस तरीके की चीज़ें अगर वो करते हैं तो वो देखेंगे काफ़ी अच्छा ग्रो होगा। और अगर किसी का लाइफ पाथ नंबर 5 है तो ये लोग ना मार्केटिंग का काम बड़ा अच्छा कर सकते हैं, सेल्स का काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। प्लस ये लोग जैसे कि स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा से जा सकते हैं, टूरिज्म का बिजनेस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कुछ चीज़ें अच्छी होती है जो इनमें कर सकते हैं। अगर आपका लाइफ पाथ नंबर 6 आ रहा है देन आपको इंटीरियर डेकोरेशन, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, साथ ही साथ आप फर्नीचर का काम कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि ब्यूटी को एनहेंस कर रही हो। अगर आप छोटे मोटे पर्सन है, आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, तो आपने फ़ोन के कवर का बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए, सबसे बेस्ट, क्योंकि वो भी क्या है, ब्यूटी एनहेंसमेंट का काम हो रहा है, तो वो आप कर सकते हैं। अच्छा, ये लोग भी रेस्टोरेंट का काम कर सकते हैं, लेकिन 3 और 6 में ये डिफरेंस होगा कि 3 वाले जो होते हैं उनका ना आपको खाने का टेस्ट बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन अगर वही 6 वाले ने स्टार्ट करा तो उसका कंपनी एकोमोडेशन बहुत बढ़िया होगा, लेकिन खाने की क्वालिटी उतनी अच्छा ना मिले आपको, डिपेंडेंट ऑन द शेफ। बट मोस्टली 80 to 90% मैंने ये देखा है कि उनका एकोमोडेशन बहुत अच्छा है, एम्बियंस बहुत अच्छा है, लेकिन फूड की क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। 7 जिसका है वो तो खैर कुछ भी कर सकते हैं, उनका जो मन करे वो कर सकते हैं, उनके लिए तो कुछ ऐसा है नहीं। बट ये लोग ना वो होते हैं, लोन वुल्फ होते हैं, जो लोन वुल्फ यानी सब काम खुद से अकेले करना चाहते हैं, ये ग्रुप में रह करके काम नहीं कर पाते और इनको करना भी नहीं चाहिए। तो ये कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें इन्हें किसी और की रिक्वायरमेंट ना पड़े वो सारी काम कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। प्लस ये लोग जो है जहाँ पे रिसर्च का काम वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। 7 नंबर वाले डिटेक्टिव बहुत अच्छे होते हैं, पेटेंट करवा लेना कोई पर्टिकुलर काम करके और उसका रॉयल्टी फिर लेना, इस तरीके की चीजें 7 वाले बहुत अच्छे से कर लेते हैं। लाइफ पाथ नंबर 7 होगा तो अगर आपका लाइफ पाथ नंबर 8 है तो आप देखोगे कि आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत अच्छा काम कर सकते हो। आप डांसर बहुत अच्छे बन सकते हो, अगर आपके अंदर इच्छा है तो आप डांसर बहुत अच्छे बन सकते हो। आप बहुत अच्छे फोटोग्राफर बन सकते हो, पॉलिटिशियन बन सकते हो आप बहुत अच्छे, पेट्रोल से रिलेटेड वर्क आप कर सकते हो। मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि छोटे से बड़ा, कि जिसके लिए जितना बड़ा, अगर कोई बहुत बड़ा हमारा पॉडकास्ट देख रहा है जिसके पास अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है तो पेट्रोल का बिजनेस कर ले। अगर कोई बहुत अच्छा नहीं कर सकता तो एक फोटोग्राफी का भी अगर उसने काम स्टार्ट कर दिया, मैं फोटोग्राफी करूंगा, बहुत अच्छा ग्रो कर जाएगा। अब 9 नंबर की बात करते हैं तो 9 नंबर को मोस्टली लोग, अगर किसी का लाइफ पाथ नंबर 9 है तो मोस्टली लोग उन्हें बोलते हैं ना कि ये लोग आर्मी में जा सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, राइट। लेकिन जो आर्मी में वो जा सकता है जो कैपेबल है। अब जो बेचारा कैपेबल नहीं है तो वो क्या कर सकता है, वो ये कर सकता है कि किसी एनजीओ के साथ जॉब के बेसिस पे ज्वाइन हो जाए, ठीक है, पहला। दूसरा, ये लोग क्या कर सकते हैं कि ये लोग ना अगर चाहें तो अपना जैसे कि मेडिकल में ना कुछ होते हैं, मुझे डिग्री का नाम याद नहीं, बट होता है कि नॉर्मल आपने जो है कंपाउंडर की डिग्री ले लिया, मेडिसिन का स्टोर आपने खोल लिया, या फिर आपने पैरामेडिकल राइट। प्लस जैसे जो इंजेक्शंस वगैरह लगाने का काम है, छोटी मोटी चीजें जो है, अगर आपके पास इतना कैपेबिलिटी नहीं है कि आप डॉक्टर बने तो अभी छोटी मोटी चीजें जिसमें ब्लड का इंक्लूडेड है वो आप कर सकते हैं। प्लस आप बोटनी की पढ़ाई कर सकते हैं, एनिमल वेटरन डॉक्टर आप बन सकते हैं। ये सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गई हमारी लाइफ पाथ नंबर्स जिनके हैं उनके करियर की बात, ठीक है। अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है कि जब आप बिजनेस पार्टनर चूज कर रहे हो तो क्या बिजनेस पार्टनर के लिए अलग नंबर और लाइफ पार्टनर के लिए अलग नंबर्स होने चाहिए, हमें ध्यान में रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए। देखिए क्या होता है ना कि जब आप बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो मोस्टली आप ये ध्यान दीजिए कि आपके पास कौन सा नंबर नहीं है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जिसके पास 9 नंबर है, उसके पास 5 नंबर है, उसके पास 3 है, 2 है, ये सही नंबर्स हैं, लेकिन उसके पास सबसे मेन नंबर नहीं है चीजों को लीड करने का, वो है 1 नंबर। तो उसको किसी ऐसे पर्सन को अपना पार्टनर बनाना चाहिए जो काम को लीड करे, जो एज अ CEO वर्क करे और आप उसके एडवाइजर की तरह। फॉर एग्जांपल अगर आप और मैं हैं
तो मेरे पास 9 है, 5 है या 6 है, 7 है, मेरे पास 1 नंबर नहीं है, जो कि लीड करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो मैंने क्या किया, आप 1 नंबर वाली हो, मैंने आपको बोला कि सोनिया जी आइए साथ में मिलकर के काम करते हैं, आप CEO हो, डिसीजन सब आपका होगा, मैं पीछे से आपको सपोर्ट करूंगा, हम दोनों 50-50% पे काम कर लेते हैं। उसको ऐसा पार्टनर ढूंढना चाहिए। अगर हम पर्टिकुलरली नंबर वाइज जाएं तो 1 नंबर को हमेशा 2, 7, 9 इनके साथ काम करना चाहिए, बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। बर्थडे नंबर आप देखो कि आपका बर्थडे नंबर क्या है, प्लस सबसे इजी मेथड में बताता हूं, आप अपने पूरे ग्रिड में देखो कि कौन सा नंबर आपके पास नहीं है, ठीक है। मिसिंग नंबर बेसिकली इसलिए रिक्वायर्ड होता है ना, किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए सोनिया जी आपके हिसाब से? कैपिटल सबसे मेन, कैपिटल, मनी अगेन, उसके बाद ऑपरेशनल क्वालिटीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज, राइट। और तो फिर देर आर मल्टीपल थिंग्स। मेजर तो आपको कोई ऑपरेशन हैंडल कर सके, कोई एडमिन हैंडल कर सके, मार्केटिंग आ जाती है उसके बाद, एंड देन कैपिटल तो इम्पोर्टेंट है ही है, राइट। ये हमारा ब्रॉडर लेवल पे चाहिए होता है। इनिशियली सबसे पहले 2 ही चीज होती है, एक होता है प्रोडक्ट, दूसरा होता है सेलिंग, राइट। आपने जो बोला वो बिल्कुल सही बोला, लेकिन वो तब होता है जब हम थोड़ा सा ग्रो कर गए। अब मैं अकेला हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, फॉर एग्जांपल मुझे ये पिलो सेल करना है, प्रोडक्ट बनाने के लिए भी यू नीड कैपिटल फर्स्ट। अब कैपिटल चाहिए, पैसा तो चाहिए, पैसा मान के चलो मैंने घर से उठा लिया, अब मेरे को एक चीज आती है, मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि मुझे पिलो बनाना है, अब मेरे पास बेचने वाला नहीं है, हाँ, तो मैं किसको ढूंढूंगा? मैं ऐसे पर्सन को ढूंढूंगा जिसका सेलिंग स्किल्स बहुत अच्छा है, तो मैं 5 नंबर को ढूंढ सकता हूँ, राइट। मैं 7 नंबर को ढूंढ सकता हूँ, मैं 2 नंबर को ढूंढ सकता हूँ। इन लोग आप देखोगे कि 2 नंबर का सेलिंग स्किल अलग तरीके से होगा, वो आपसे आपकी तरह मिलकर बात करेगा। 5 वाला अरे अभी दिलवा देंगे, बताइए कितने का ऑर्डर चाहिए, वो भले ही आपके पास क्वांटिटी में हो चाहे ना हो। 5 नंबर कमिटमेंट ज्यादा करता है, डिलीवरी उसकी कम रहती है। अच्छा। 7 वाला जो होता है वो आपके हिसाब से बातें करेगा। ओके। मतलब आप राजा, आप अपने आप को राजा दिखाना चाहते तो आपसे बिल्कुल नौकर की तरह बात करें, मालिक, समझ रहे हो? और अगर आप प्रोफेशनली उससे बात करें तो वो आपसे प्रोफेशनली बात करेगा। दिस इज द क्वालिटी ऑफ नंबर 7। आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको एक HR का बंदा भी चाहिए, आपको एक मार्केटिंग का बंदा भी चाहिए, एक सेल्स का बंदा भी चाहिए, एक ऑपरेशंस का बंदा भी चाहिए, राइट। मतलब एग्जैक्टली तो आपका ग्रिड देख के ही पता चल जाएगा कि हु शुड बी योर बिजनेस पार्टनर, राइट। बट एक ब्रॉडर लेवल पे अगर हम लोग डिस्कस करें तो वी आर डिस्कसिंग कि एक आइडिया अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगा, राइट। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, एक नंबर है अगर आप, तो आपको 2, 7, 9 वाले को ढूंढना चाहिए। ओके। 2 नंबर है तो आपको 1 वाले को ढूंढना चाहिए, 9 वाले को ढूंढना चाहिए, एंड 4 वाले को भी आप ढूंढ सकते हैं। ओके। 4 वाला क्या कहेगा? प्रैक्टिकली। 2 वाला जहां जहां पे इमोशनल होगा, 4 वाला उसको पकड़ के लेके आएगा, नहीं भाई प्रैक्टिकली आना है, प्रैक्टिकली सोचना है, राइट। हम को फाउंडर क्यों ढूंढते हैं? इसलिए ढूंढते हैं ना कि जहां पे हम लैग कर रहे हैं वहां पे ये संभाल ले। एग्जैक्टली। यही को फाउंडर का मेन गोल होता है। 3 नंबर की बात कर रहे हैं तो 3 नंबर को चाहिए 7 नंबर, सबसे बेस्ट। अच्छा। 3 नंबर को चाहिए 1 नंबर, 3 नंबर को चाहिए 2 नंबर, 5 नंबर 4 वाले हो तो 4 वाले को सबसे पहले तो एक लीड करने वाला बंदा चाहिए, तो 1 आ सकता है, 1 के साथ बहुत अच्छा कर सकता है, 2 के साथ अच्छा कर सकता है जो ऑपरेशंस देख ले, प्लस 9 के साथ भी बहुत अच्छा कर सकता है, 7 के साथ भी बहुत अच्छा कर सकता है। क्योंकि 7 क्या है? 7 4 बताएगा 7 करेगा, 4 बताएगा 7 करेगा। 9 के साथ क्या है? 9 के अंदर एनर्जी है। 4 को थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी 9 के साथ मैनेज आउट करने में, क्योंकि 9 क्या है ना, आलसी है। स्टार्टिंग में वो आलसी होता है, लेकिन अगर उसने पकड़ लिया कि अब ये करना है तो फिर उसको करके ही छोड़ता है। 9 नंबर कभी भी अगर आपके पास कोई स्टाफ है तो आता लेट होगा, जाता लेट होगा, ठीक है। वो आएगा भी थोड़ा डिले से और जाता भी थोड़ा मतलब फिर वो जाएगा तो पूरा काम वाम करके ही जाएगा। तो ये 9 नंबर की क्वालिटी होती है, ठीक है। 5 की बात करते हैं। 5 को 1 ढूंढना चाहिए कि 5 इज गुड विथ मार्केटिंग। अब मुझे मार्केटिंग का कितना ही नॉलेज क्यों ना हो, लेकिन मेरे पास कोई आइडिया ही नहीं है तो मैं क्या बेच पाऊंगा। तो 5 को 1 के साथ, 7 के साथ बहुत अच्छा करता है 5, क्योंकि 7 क्या है ना, 7 के पास थॉट्स भी बहुत है, राइट। 5 6 के साथ अच्छा नहीं कर पाएगा। थॉट्स एज इन आइडियाज बहुत, थॉट्स एज इन आइडियाज, उसके पास आइडियाज बहुत है। 5 कहिए भाई बेच दो, मेरे को प्रोडक्ट दे, तू बेचना क्या है। 7 कहेगा एक काम कर, ये बेच, ठीक है। वो 6 की बात करें, 6 1 के साथ बहुत अच्छा कर सकता है, 6 4 के साथ भी अच्छा कर सकता है, राइट। 6 7 के साथ बहुत अच्छा करता है। अच्छा, मैंने 6 7 को आप देखना, 6 और 7 बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि 6 जो है ना, 6 थोड़ा सा ना डिप्लोमेटिक और थोड़ा सा उस तरीके की चीज उसके अंदर होती है, और 7 जो होता है वो इजीली हो जाता है। तो 6 7 को डिप्लोमेसी के थ्रू काम करके
काम करवा सकता है। अगर आप नेगेटिवली ना जाए, यानी 6 7 के साथ धोखा ना करे और सही तरीके से ऐसा पार्टनर उसको ट्रीट करे, तो वो उसको मैनिपुलेट करा के दोनों का फायदा करा सकता है। ओके 7 के लिए कोई भी पार्टनर चाहिए जो उसको उसके हिसाब से काम करने दे। ओके ठीक है, जो उसको उसके हिसाब से काम नहीं। 7 मैंने अभी तक रियलाइज किया है आपके सारे कॉन्वर्सेशन में कि 7 मस्ट स्मॉलर काइंड ऑफ नंबर है। हाँ, क्योंकि 7 क्या है ना, मैंने आपको शायद जब हमारा लास्ट पॉडकास्ट में बात हुआ था, मैंने आपको बताया था 7 कहता है जैसा देश वैसा भेष। ओके 7 कहता है कि मैं 1 के साथ काम कर रहा हूँ, 1 को चाहिए एक ऐसा पर्सन कि मैं आइडिया दे रहा हूँ तुम काम करो, तो उस हिसाब से काम कर लेगा। 7 की क्वालिटी, लेकिन 7 के अंदर दिक्कत ये है ना कि 7 पे हुक्म चलाने वाला नहीं चाहिए। ओके राइट, तो अगर 1 ऐसा पर्सन मिल गया जो आइडिया दे रहा है और काम करा रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर वही 1 उस पर हुक्म चलाने लग गया, दिक्कत हो जाएगी। अच्छा मुकेश अंबानी का, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट मुकेश अंबानी से ही कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में आप कैसे हायर करते, तो उन्होंने बताया कि आप सबसे टैलेंटेड बंदे को हायर कीजिए, इतना पैसा चाहिए, और उसको छोड़ दीजिए, वो अपने आप सारी चीजें मैनेज आउट कर लेगा। तो जिसको हायर किया जाता है वो 7 नंबर है। ओके 7 नंबर को आप हायर करो और अब उसको छोड़ दो, जा तू कर और वो आपको करके दे देगा। ये 7 की क्वालिटी हो, लेकिन पता है उसके साथ दिक्कत क्या है, वो अपनी गलती नहीं मानता। आप उसको बता भाई यहाँ पे तू गलत है, यहाँ पे तू गलत है, मानेगा ही नहीं। तू मारी, अरे तो आपने लेट बताया मुझे। सर ये 7 की दिक्कत है। अदरवाइज 7 इज द परफेक्ट एम्प्लॉय, 7 इज द कैरियर वाइज 7 बहुत है। 7 का एक ही बस दिक्कत होता है, वो उसका मैरिटल लाइफ थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है, क्योंकि वो फैमिली और मैरिटल लाइफ में उतना ज्यादा नहीं ध्यान देता। चलिए अब आगे आते हैं, 8 पे आते हैं। 8 वाले को जो है 2 के साथ काम कर सकता है बिजनेस पार्टनर, 4 के साथ बहुत अच्छा काम कर सकता है, 8 एंड 4 मिलकर के बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, 8 एंड 7 मिलकर के बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, 8 एंड 5 मिलकर के बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। 9 की बात करें, 9 को एक पर्सन चाहिए लीड करने वाला, क्योंकि एनर्जी भरी पड़ी है, बस एक पर्सन चाहिए लीड करने वाला। तो 9 के लिए 1 4 और 8, ये 3 नंबर। ओके 1 4 एंड 8 1 4 एंड 8। ऑलराइट, और अब यही हम लाइफ पार्टनर्स की बात करें तो अच्छा, लाइफ पाथ नंबर आप किस बेसिस पे सिलेक्ट करोगे सोनिया जी? क्या लगता है किसी इंसान को किस बेसिस पे सिलेक्ट करना चाहिए? मेरी तो शादी हुई नहीं है, आपकी हुई है, आप बताइए कि किस बेसिस पे। लाइफ पार्टनर, हाँ, किस बेसिस पे इंसान को सिलेक्ट करना चाहिए? कंपेटिबिलिटी। क्या मतलब कंपैटिबिलिटी, मतलब क्या पैरामीटर क्या है? पैरामीटर एज इन कि जो आपको बहुत अच्छे से समझ सके, ठीक है, आपकी स्पीड के साथ स्पीड मिला के चल सके, दैट इज ऑल कंपेटिबिलिटी। सो आपने एक फुटबॉल प्लेयर है, उसका नाम है काका, ब्राजील का फुटबॉल प्लेयर, आपने सुना है? नहीं सुना। उसका नाम काका है, उसकी वाइफ ने उसको डिवोर्स दे दिया। पूछो क्यों दिया होगा? क्यों दिया? उसने उसको सिर्फ इसलिए डिवोर्स दिया क्योंकि उसके अंदर कोई खामी नहीं थी। अच्छा, वो ये कह रही है कि जब मैं चाहती हूँ मुझे समझे तब ये मुझे समझता है, जब मैं चाहती हूँ मुझे प्यार करे तब ये मुझे प्यार करता है, जब ये मैं चाहती हूँ कि ये मेरे साथ बैठे मेरे साथ बैठता है। मतलब मैंने जब इससे जो चाहा इसने मुझे वो ला के दे दिया, इसलिए डिवोर्स इसने उसने उसको डिवोर्स दे दिया। जस्ट थिंक अबाउट। बट ये तो कोई डिफरेंट ही लेवल का माइंडसेट पर्सन हो। मतलब कि वो बिल्कुल परफेक्ट है, और वो एक्चुअल में क्या होता है ना, देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब पार्टनर की बात आती है ना सोनिया जी, तो ना मेन का चॉइस और वुमेन के चॉइस में डिफरेंट हो जाता है। वुमेन का चॉइस होता है कि रिलेशनशिप में एक्साइटमेंट बना रहे, हंसी मजाक भी चलती रहनी चाहिए और नोक झोंक भी होना चाहिए। खाली हंसी मजाक हो रहा है, नोक झोंक नहीं आ रहा है, तो वाइफ परेशान हो जाती है। और खाली जोक झोंक ही हो रहा है और हंसी मजाक नहीं हो रही है, तो वाइफ परेशान हो जाती है। ठीक, हस्बैंड कहता है कि तुझे चाहिए क्या, बस वो बता दे, तू अपना काम में लगा हुआ। थोड़ा सा ये होता है। अब अगर हम पार्टनर सिलेक्शन की बात करें, 1 नंबर जो है अगर मेल है, आपको और इजी कर देता हूँ, 1 नंबर अगर मेल है उसको 2 से शादी करनी चाहिए, ठीक है, 3 से शादी करनी चाहिए, 5 से शादी करनी चाहिए, 6 से शादी करनी चाहिए। लेकिन अगेन मैं एक और डिस्क्लेमर यहाँ पे दे दूं कि सिर्फ बर्थडे और लाइफ पाथ नंबर, सिर्फ बर्थडे देख करके कभी शादी ना करें, लाइफ पाथ नंबर भी देखें। इसलिए हमने लास्ट एपिसोड में एंटी नंबर फ्रेंडली एंड एंटी नंबर डिस्कस किए हैं, तो आई वुड सजेस्ट आप सभी लोग वो एपिसोड जरूर देखें, तब जाके अपने पार्टनर सिलेक्ट करें। ये है कि एक को 2 के साथ शादी करनी चाहिए, एक लड़का है तो। एक अगर लड़की है, ठीक है, तो आपका उसको ऐसे किसी पर्सन के साथ शादी करना चाहिए जो उसको समझे, तो 2 हो सकता है, 6 हो सकता है। 5 के साथ उसको शादी नहीं करना चाहिए, 3 के साथ उसको शादी नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहीं पर 2 लड़की है, 2 लड़का है, अब 2 की बात करते हैं। 2 अगर लड़का है तो इसको ऐसे किसी पर्सन के साथ उसको शादी करनी चाहिए, क्या कहते हैं,
आपका 7 के साथ शादी कर सकता है, 2 जो है 5 के साथ शादी कर सकता है, 6 के साथ शादी कर सकता है, ठीक है। 1 के साथ भी शादी कर सकता है अगर उसने सोच लिया है कि मुझे घर जमाई बन के रहना है। अच्छा। ठीक है, वहां पे अगर उसने 1 के साथ शादी करी तो थोड़ा सा 1 कहेगी यार तू घर बैठ, मैं देखती हूँ काम। 2 अगर लड़की है तो बस ये समझ लीजिए कि उसको 1 बहुत अच्छा पार्टनर, क्योंकि 2 को चाहिए कि मुझे एक सपोर्ट करने वाला मिले। 1 बहुत अच्छे से उसको हेल्प आउट करेगा, 3 भी अच्छे से उसको हेल्प आउट कर सकता है, 5 भी उसको बहुत अच्छे से हेल्प आउट कर सकते हैं, लेकिन 14 नहीं कर सकता। 14 से ना करे शादी, 5 से कर सकते हैं तो करे, ठीक है, ये चीज़ रहता है। वहीं पे अगर हम 3 की बात करें, 3 अगर लड़का है तो 2 से साथ शादी कर सकता है, 3 अगर लड़का है तो 5 के साथ शादी कर सकता है, और 6 के साथ शादी कर सकता है। 3 अगर लड़की है तो उसको 1 के साथ शादी करनी चाहिए, उसको 3 के साथ नहीं, 3 के साथ शादी नहीं करनी। अच्छा, एक और चीज़ें बता देता हूँ, 3 के साथ शादी होती है तो देखा जाता है कि डिवोर्स के चांसेस बढ़ सकते हैं। अच्छा, हाँ, ये चीज़ है। 3 को अगर लड़की है तो 5 के साथ शादी कर सकती है, 6 के साथ शादी ना करे, लड़का हो चाहे लड़की हो तो दोनों एंटी है तो उसको नहीं करना चाहिए। 7 के साथ शादी कर सकती है, दोनों कर सकते हैं 7 के साथ। लेकिन ना 7 में एक चीज़ ध्यान रखें कि मल्टीपल टाइम 7 ना हो, और डेट ऑफ बर्थ में एक बार 2 या 6 जरूर हो, अदरवाइज ना 7 का रिलेशनशिप बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। डेट ऑफ बर्थ में, पूरे डेट ऑफ बर्थ में चेक करें। 4 की बात करें तो 4 वाले को 2 से शादी करना चाहिए, लड़का है तो 6 से शादी करना चाहिए, ठीक है। लड़की है 4 वाली तो वो 1 से शादी कर सकती है, 2 से शादी कर सकती है, 6 से शादी कर सकती है, 7 से भी शादी कर सकती है। 7 में थोड़ा सा ये है कि अगर एक दोस्ती वाला माहौल बना रहा तो इट विल गो गुड, अगर वहां पे बाउंड्री सेट होने लगी तो इश्यूज हो जाएंगी। 5 वाला जो है, 5 किसी के साथ भी शादी कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा जो है बस उसको अपने आप को समझा के रखना है कि यार ठीक है, चिल है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 सबको मैनेज कर लेता है अगर नॉर्मल सामने वाला इंसान, बैलेंसिंग नंबर, राइट, बैलेंसिंग नंबर आप कह सकते हो बिल्कुल रिलेशनशिप के मामले में। 6 की बात करें, 5 अगर लड़की हो तो भी थोड़ा सा उसको, अगर लड़की हो ना तो ये दिक्कत हो सकता है कि 7 के साथ थोड़ा सा इशू आ सकता है, ओके, ठीक है, क्योंकि 5 वाली लड़की ना थोड़ी सी मोनेटरी हो जाएगी। इवन 9 के साथ भी इशू आ सकता है, थोड़ा सा मनी ओरिएंटेड हो जाएगी लड़की, और 7 और 9 को चाहिए नहीं कि भैया तुम मेरी बीवी हो, तुम कैसे मनी ओरिएंटेड हो सकती हो। तो ये चीज हो सकता है। वही अगर 7 वाले के पास 5 हुआ, उसका लाइफ पाथ नंबर 5 हुआ, बर्थडे में 5 हुआ, तो देखेंगे कि बैलेंस हो जाएगा। लेकिन 5 नहीं है, सिर्फ 7 है, तो वहां पे दिक्कत आ सकता है। 6 की अगर बात करते हैं तो 6 वाला जो है 3 से बिल्कुल भी शादी नहीं करना है, लड़का हो चाहे लड़की हो। 5 से कर सकता है, 7 से कर सकता है, 1 से कर सकता है, 2 से कर सकता है। लेकिन 2 से करेगा ना तो लाइफ बहुत ही डाउन जाएगी। अगर आप लोगों को ग्रो करना है तो 2 में ही 11 से शादी कर ले, मतलब कि बहुत सेटल्ड लाइफ हो जाएगी। आप समझ रहे हो, मतलब कोई ग्रो नहीं करेगा। होता है ना कि यार हम क्या चाहते हैं कि हमने अब शादी की तो हमारे माता पिता ने 10 लाख कमाया तो हम लोग एटलीस्ट 1 CR कमा ले, 10 CR कमा ले, 100 CR, वो चीज नहीं हो पाएगी। तब वो 10 लाख पे तो 10 से 20, 25, 30 लाख तक ही जा पाएंगे, मतलब बहुत ग्रो नहीं कर पाएंगे, ग्रोथ बहुत कम रहेगा, ग्रोथ बहुत कम रहेगी, क्योंकि दोनों ही फैमिली ओरिएंटेड हो जाएगा ना, और सिर्फ फैमिली ओरिएंटेड होकर के आप अर्निंग कर नहीं सकते। यहीं पे अगर हम 7 की बात करें तो 7 तो खैर मेरे हिसाब से ऑनेस्टली स्पीकिंग 2 नंबर है जिनको शादी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, वो एक नंबर है 13। ओके, जब तक उसकी शादी नहीं होती तब तक उसका लाइफ काफी अच्छा ग्रो कर रहा होता है। ओके, जैसी शादी होती है वो एक पर्टिकुलर लाइन पे फ्लैट हो जाती है, फिर जैसे ग्रोथ जो ऐसे जा रही है वो वहां पे फिर फ्लैट जाती है। अच्छा, ठीक है, और कई कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि वो डाउन भी चली जाती है। मतलब 13 नंबर को शादी करनी ही नहीं चाहिए, नॉट सजेस्टेड। ये है कि और भाई बहन है तो होता है ना, शादी जनरली हमारे मतलब टायर 2 टायर 3 में इसलिए होता है ना ताकि वंश बढ़े, ये सारी चीज है। तो हम लोग सजेस्ट कर देते हैं अगर आपका कोई भाई वाई है तो आप ना करो, क्योंकि अगर 13 अगर शादी नहीं करता है, गुरु पूजा में या किसी अच्छे धर्म वर्म में लग जाता है किसी काम में, वो बहुत अच्छा ग्रो करता है। अच्छा, बट ग्रो करके करेगा भी क्या जब शादी ही नहीं है फैमिली ही नहीं है, तो ग्रो करके भी क्या ही करेगा। नहीं, जैसे होता है ना कि यार मुझे, कुछ लोग होते हैं कि या तो ये कर सकता है कि जैसे 30 तक 35 तक ग्रो कर ले अपने आप को, तब जाके वो शादी कर ले, लेट लाइफ में कर ले बेटर।
7 वालों को इसलिए शादी नहीं करना चाहिए ना, 7 वाला शादी कर सकता है 2 से करे फिर शादी, अच्छा, बिल्कुल 2 से, 11 से भी शादी ना करे, ओह प्योर 2 से, प्योर 2 से शादी करे, ठीक है, तभी उसका बेटर लाइफ थोड़ा सा बेटर हो सकता है। क्योंकि 7 वाले ना, एक तो थोड़ा सा दिक्कत क्या होता है ना, 7 वाले में ना बोलने की क्षमता नहीं होती। अच्छा 7 वाले के हाथ पांव ज्यादा चलते हैं, ओके, ये थोड़ा सा नेगेटिव है। सारे 7 वालों के नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये मत बोलना 7 वाले, अगेन मैंने इसलिए आपको पहले भी डिस्क्लेमर दिया, पूरा डेट ऑफ बर्थ देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन 60-70% 7 वालों में देखा जाता है ना कि उनकी जब भी किसी नॉर्मल भी लड़ाई होती है ना, तो वो बातचीत नहीं कर पाते, सीधे हाथ चल जाता है उनका, अच्छा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा उनके अंदर दिक्कत होता है। तो मैं 7 वालों को ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप शादी करो तो किसी ऐसे पर्सन से शादी करो जो आपकी बात माने। 7 को एक ही चीज चाहिए, मुझे जब जो चीज चाहिए तब लाके दे दो, बात खत्म। ओके, हाँ, ये मैं पर्टिकुलरली 7 की बात कर रहा हूँ, 16 और 25 की बात नहीं कर रहा हूँ। 16 और 25 का काफी अच्छा रिलेशन रहता है। 16 वालों को शादी थोड़ा सा लेट करना चाहिए, क्योंकि 16 वालों का एस्ट्रामैरिटल अफेयर का चांसेस रहता है। ओह, हाँ, तो उनको थोड़ा सा शादी लेट करनी तो चाहिए। लेट भी करेंगे तो भी होगा ही। 1-6 जब होता है प्लस 7 हो गया, तो वहां पे होता क्या है ना कि फिजिकली भी हो सकता है और वही मेंटली भी हो सकता है, ओके, राइट। जो चीजें बहुत हाई हो सकती थी उसका असर कम हो जाएगा, जो बहुत ज्यादा हो सकती है कि नहीं भैया छोड़ो, प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, मतलब इफेक्ट कम हो जाएगा, वो लव जो होगा प्लूटोनिक ही रह जाएगा, ओके, ये भी हो सकता है। तो ये चीज है। 25 की बात करें तो 25 वाले जो लोग होते हैं उनका भी हो सकता है, मतलब ठीक ठाक उनका भी रहता है 25 का, मतलब 25 का उतना ज्यादा मैरिज में दिक्कत नहीं आता, 7 वालों का थोड़ा सा दिक्कत आता है। 8 की बात करें तो 8 इज द मोस्ट लॉयल नंबर, और ये लोग ना, इनकी जो सबसे खूबसूरत बात होती है वो ये सोचते हैं कि ये सामने वाला जब मैं इस जीवन में आ गया, अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मुझे इसको अपना 100% देना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दोनों दोनों ये चीज को जो है सोच करके चलते हैं। 9 की बात करें तो 9 की ना शादी बड़ी जल्दी हो जाती है, बहुत देखा गया है बहुत केसेस में कि 9 बहुत जल्दी, मतलब उसको किसी से प्यार हो गया तो वो ये नहीं वेट करता 4 साल रिलेशन चल रहा है उसके बाद ना चलो जी शादी कर लेते हैं, कर के खत्म करते हैं। 9 ऐसा रहता है, क्योंकि 9 को ना हर चीज जल्दी करके खत्म करनी होती है। अच्छा, चलो अभी ये खत्म, अब जल्दी फटा में चलो, रहते हाँ हाँ अब शादी होगी, चलो फटाफट बच्चे कर लेते, चलो बच्चे हो गए, चलो इनको स्कूल में डालो, चलो आगे करो, मतलब ये रहता है बहुत इनके अंदर कि जल्दी जल्दी करके खत्म करो यार, इतना क्या टाइम लगाना है। तो ये होता है। तो 9 वालों के 9 वाले जो है इनको भी 2 के साथ ये लोग शादी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 थोड़ा सा बैलेंस करके रखेगा। 28 के साथ शादी कर सकते हैं, 1 के साथ शादी कर सकते हैं, तो ये चीजें हो सकती हैं। एंड अच्छा, कौन सा नंबर है या नंबर्स देख के बताया जा सकता है कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपके ग्रिड में ये नंबर्स तो होने ही चाहिए? बिजनेस करना चाहते हो तो वेरी गुड क्वेश्चन। सो सबसे पहले 1, ठीक है, 1 नहीं है तो एक किसी पर्सन को जरूर ढूंढो जो 1 वाला हो, ठीक है। दूसरा है 7, ठीक है, क्योंकि 7 क्या है ना, 7 आपके पास अंदर वो लाता है, स्टेबिलिटी लाता है, इन द सेंस कि अगर आप किसी चीज में घुस गए तो फिर उसमें प्रॉपर घुसे रहते हो, ओके, वो चीज बहुत जरूरी है एक एंटरप्रेन्योर के लिए, ठीक है। उसके बाद 8 हार्ड वर्क, ठीक है, इसलिए मैंने बताया भी था, शायद आई डोंट नो पॉडकास्ट में बताया बट आपको बताया था, तो ऑफ कैमरा बताया था, पॉडकास्ट में बताया था कि 178 जिनके ग्रिड में होता है, तीन चीजों में सक्सेसफुल होता ही है। पहला पॉलिटिक्स, दूसरा बिजनेस, तीसरा अकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड ऑल दिस थिंग। ये 3 नंबर आपके अंदर है बेस्ट। उसके बाद 5 हो तो आपको लिक्विड मनी इजिली मिल जाता है, आपको ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। 5 ना हो तो किसी ऐसे पर्सन को ढूंढ लो जिसके पास 5 है, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक चीज होनी चाहिए जो कि है आपके अंदर डिसिप्लिन लाएगी, वो है 4 नंबर। बहुत लोग इसको वो मना करते हैं कि 4 नहीं होना चाहिए, बट मुझे, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि 4 अगर आपके अंदर हो ना तो आप थोड़ा सा डिसिप्लिनरी हो जाते हैं कि यार मुझे ये चीज करना है, ठीक है। अगर 4 नहीं है तो आपका ये नंबर हो सकता है 9 हो सकता है, 9 क्योंकि एनर्जी लेकर के आएगा, ठीक है। तो ये चीजें हो सकती हैं। प्लस एक ग्रिड मैंने देखा है, दिस इज रिसर्च पर्पस, मैं बता दे रहा हूँ, जिन भी लोगों के ग्रिड में ना 1, 7, 8, 2, 6 होता है, इस पे मैं अभी भी रिसर्च कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है। 1, 7, 8 और 2, 6 ये 5 नंबर हो
और इनमें से कोई एक या दो एक नंबर ना हो, कोई भी एक नंबर, जैसे कि 1 नहीं है या 7 नहीं है या 8 नहीं है या 6 नहीं है 2 नहीं है, मैंने देखा ये लोग बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल होते हैं। ओके, तो ये अभी दिस इज आई एम स्टिल रिसर्चिंग ऑन मेरे इट। ग्रेड में है ये। अच्छा, आपके ग्रेड में 7 मिसिंग है बस। वेस्ट है फिर तो 1 है, 6 है, 8 है, 5 है, बस। 7 दोनों ही मिसिंग है। अच्छा तो ये है, ये मैंने ग्रिड पे अभी मेरा रिसर्च चल रहा है। जो लोग हैं प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपके साथ कितना मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो मतलब मेरे चांसेस हैं दैट आई विल ग्रो इन बिजनेस। एब्सोल्युटली, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उससे बिल्कुल आप बन सकते हो। बस एक इशू है, वो मैंने आपको बताया ही है, उस पर काम करना है, बाकी तो आपका सब परफेक्ट, ऑल परफेक्ट है। ऑल परफेक्ट। व्हाट इज राजयोग? कुछ होता भी है या जस्ट मिथ है? ओके, सो कंट्रोवर्सी। मैम, राजयोग जैसा कुछ भी नहीं होता है। अच्छा, लोग बोलते हैं कि आपके ग्रिड में 4, 5, 6 है तो आपके पास राजयोग है, बहुत अच्छा करोगे। ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने बहुत लोगों का देखा है जिनके ग्रिड में 4, 5, 6 है और वो बहुत एवरेज लाइफ जा रही है उनकी। ठीक है, तो राजयोग जैसा कुछ भी नहीं होता, बेतुकी बातें। अब आपको एक चीज बताता हूं जो 4, 5, 6 देता है। 4 क्या देता है ना, आज के डेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप ऑनलाइन कितना ज्यादा नोन हो। राइट, ऑब्वियसली बात है, अगर आप ऑनलाइन नोन हो तभी लोग आपको वैल्यू देंगे। एग्जैक्टली। 4 वो चीज ला सकता है। अच्छा, 5 क्या करता है, 5 लिक्विड मनी की बात करता है, यानी कैश फ्लो। 6 क्या कहता है, कंफर्ट, लग्जरी। तो जब आपके पास ये 2 नंबर भी है ना, 5 और 6, तो आप देखोगे कि आपके पास एक कंफर्ट और पैसा वाला चीज रहेगा। अब मैं आपको एक ग्रिड देता हूं, ये आप अपने ऑडियंस से, आपको भी, आप सभी लोगों को और आपको भी रिसर्च के लिए देता हूं। जिसके भी ग्रिड में 6, 7 और 5 है, ठीक है, इनके पास पैसा हो चाहे ना हो, ठीक है, 6, 7, 5, इनके पास पैसा हो चाहे पैसा ना हो, इनके पास प्रॉब्लम हो चाहे प्रॉब्लम ना हो, इनका जीवन आराम से कटता है। 6, 7 एंड 5 जिनके में 6, होता है। 7, हाँ, इनके पास, इनका मतलब आराम से कट जाएगा। आराम से मतलब कि प्रेशर आएगा, प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम चला जाएगा। जेठालाल को तो आप जानती हैं। हाँ, तो बस कौन नहीं जानता है जेठालाल? कौन नहीं जानता जेठालाल को। तो बस जेठालाल वाली लाइफ है कि प्रॉब्लम आती ही रहेगी, ओके, लेकिन लाइफ इजीली कट जाएगा। ओके, समझ रहे हो? एक्चुअल में राजयोग जैसा कुछ नहीं होता। राजयोग अगर हम माने तो हम आज भी राजयोग में है, आप भी राजयोग में हो, मैं भी राजयोग में, बट क्या हम ट्रूली राजयोग में है? हम अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे ना जो सोचते होंगे यार सोनिया जी का तो बड़ा सही है यार, पॉडकास्ट ले रही है, लेकिन आपको पता है आपका कितना सही है, नहीं है, कितना स्ट्रगल है ये सेटअप करना, हमें ही पता है। तो राजयोग जैसा कुछ नहीं होता। एट द एंड हमें ये देखना होता है कि लाइफ कितनी कंफर्टेबली हम जी पा रहे हैं, और जिसके में 6, 7, 5 होता है ना, अपने लाइफ को बड़े ही कंफर्टेबली जी पाता है। अच्छा, एक और चीज, अभी जो लोग जन्मे हैं 1980s में, 19th सेंचुरी में जो जन्मे, ऑब्वियसली देयर इज 9 नंबर, है ना? जो 90s में पैदा हुए हैं और जो 2000 में पैदा हुए हैं, उनमें डिफरेंस है। और थैंक यू, आपने बेहतरीन क्वेश्चन पूछा, इस पे आई एम रिसर्चिंग ऑन इट। डिफरेंस कहाँ आ रहा है वो बताता हूँ। सो अर्लियर इन द प्रीवियस पॉडकास्ट वी डिस्कस 19 एक ऐसा नंबर होता है जो अपने काम में फोकस्ड होता है, अपने पे फोकस्ड होता है, और उसके बीच में कोई आएगा तो मार खाएगा। अब आप 90s में पैदा हुए जितने भी लोग हैं उनको देखना, दे आर वेरी मच वर्क ओरिएंटेड, वर्कहॉलिक, राइट? 19 में जितने भी इवेंट्स हुए, अब सब किसके लिए हुए कि मैं जो करना चाह रहा हूँ उसके बीच में जो भी पर्सन आया वो गया। ब्रिटेन को भैया मुझे सब पे वो करना है, कॉलोनियल करना है, वो कॉलोनीज बनानी है, जैसी कोई बीच में आया उस पर धब्बा हटा। जापान ने बोला कि हम अमेरिका के अगेंस्ट करेंगे, ले भैया हिरोशिमा, तेरा हिरोशिमा नागासाकी ले। समझ गए बात? लेकिन जैसे ही आप देखोगे कि जैसे 2000 वाले जितने भी बॉर्न हैं, आप देखोगे दे आर वेरी मच इनटू इमोशंस। वो अपनी इमोशंस को लेकर के बड़ा टेकिंग केयर कर रहे हैं 2000 वाले। क्यों? क्योंकि 19 हट गया, 20 स्टार्ट हो गया, और 20 पैम्परिंग मांगता है। तो ये सारी जनरेशन, ये पूरी इमोशन, जितनी जनरेशन है ये पूरी की पूरी इमोशन बेस्ड है। जब तक
21 शुरू नहीं जब हो तक रहा है। 21 चालू नहीं होगा तब तक ये पूरा जनरेशन आपका, पूरा ये जो 1000 होने वाला है, 2000 है, सब इमोशन बेस्ड है। इनके 90% डिसीजन, ये पता है आप इनको कभी इंटरव्यू लेना, ये कहते हैं कि मैम सैलरी कम कर दो लेकिन थोड़ा सा अपने को डिसेंसी चाहिए, कंफर्ट चाहिए थोड़ा सा, कि अच्छा एम्बियंस हो, अच्छे लोगों के साथ काम करें। दे आर नॉट, बिकॉज अब ये लोग जो है ना, ये वेरी मच इनटू दिस पर्टिकुलर। हाँ, लेकिन अब आप ध्यान देना, जितने भी 2000 बॉर्न है उनके अंदर आपको ये उतना नहीं मिलेगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि यूनिवर्स की जितनी भी चीजें होती है ना, वो ग्रेजुअली होती है, एकदम से नहीं होती। मान के चलो आपका डेट ऑफ बर्थ 6 है, आप रात के 12 बजे अगर 12:01 पैदा हो गए तो आपका डेट ऑफ बर्थ 7 हो जाएगा। तो क्या आपकी कैरेक्टरिस्टिक 7 से मैच होंगी? नहीं मैच होंगी, क्योंकि यूनिवर्स की जो चीजें होती है ना, वो धीरे धीरे होती है। हमारी हाइट धीरे धीरे बढ़ती है, हमारा वेट धीरे धीरे बढ़ता है, हमारे बाल धीरे धीरे बढ़ते हैं। मून एकदम से तो इधर नहीं आ जाता। उसी तरीके से किसी का, कितने लोग बोलते हैं सर मेरा ना रात के 12 बजे जन्म हुआ था 6 तारीख को, लेकिन मेरा कुछ भी मैच ही नहीं होता 6 से। राइट, अब हम देखेंगे कि उसका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 12:05 पे। राइट, लेकिन 5 से 6 आने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि बस 1 मिनट हुआ आप तो वो हो गया। एग्जैक्टली, दैट इज माई क्वेश्चन ऑल्सो, कि जो लोग रात को 12 बजे के बाद पैदा हो रहे हैं, तो कितना टाइम अप्रोक्सीमेटली उनके कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होने में कंसीडर करना चाहिए? सो वी आर रिसर्चिंग ऑन इट, नॉट फिक्स, बट हम कहते हैं कि अगर आपका जन्म रात के 11 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे के बीच में हुआ है, तो एज अब कभी भी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाए तो उस न्यूमरोलॉजिस्ट का ये दायित्व होना चाहिए कि वो आपसे पहले क्लियर आउट करे कि आपका कौन सा वाला मैच हो रहा है। जैसे मेरे पास कोई भी आता है ना और कोई इसका टाइमिंग वाला होता है, तो मैं उसको बताता हूँ, भैया ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा इसके, और इसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा कौन से आपका मैच हो रहा है। फिर मैं दोनों के 2-2 इवेंट्स बताता हूँ कि ये वाला इवेंट आपका इस साल में हुआ था, ये इस साल में हुआ था, ये इस साल में हुआ था। इससे हमें क्लियर आउट हो जाता है कि ये नहीं है, ये है। अच्छा, एक और चीज, कितने लोगों का कितना भी कर लो 50% ये मैच हो रहा है, 50% ये मैच हो रहा है, ऐसे लोग होते हैं। अब उसमें केस में क्या करेंगे? उस केस में हम दोनों की अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है तो दोनों को निकाल करके देते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम इस पर्टिकुलर नंबर की वजह से आ रहा है तो एक काम करते हैं, इसकी रेमेडी सामने वाले को देते हैं, अगर इसकी वजह से आ रहा है तो इसकी रेमेडी सामने वाले को देते हैं। तो बहुत टिपिकल हो जाता है ये, इतना मतलब ऐसे नहीं है, क्रिएट नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर इसी पे मैं क्वेश्चन करूं तो कि क्या न्यूमेरोलॉजी अपने आप में एक कंप्लीट साइंस है? एब्सोल्युटली, न्यूमरोलॉजी अपने आप में एक कंप्लीट साइंस है ना। अब देखिए क्या होता है ना सोनिया जी, कि पहली बात तो लोगों को ये पता ही नहीं कि न्यूमरोलॉजी है क्या। अगर आप किसी से ही पूछोगी, या मैं आपसे पूछूं सोनिया जी न्यूमरोलॉजी क्या होता है, आप क्या बोलेंगे? नंबर्स, साइंस। आप बोलेंगे कि न्यूमरोलॉजी एक साइंस है जिसके थ्रू हम ये देख सकते हैं कि आपका डेट ऑफ बर्थ आपको कैसे इंपैक्ट करता है, आपका मोबाइल नंबर कैसे इंपैक्ट करता है, आपका नेम कैसे इंपैक्ट करता है। राइट। न्यूमरोलॉजी इज बेसिकली एन स्टडी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर्स। राइट, सो हुआ क्या, पहले के टाइम्स पे नंबर्स उतने ज्यादा यूज नहीं होते थे। जैसे आज के डेट में क्या है, हर घर का एक नंबर है। पहले का घर नंबर से नहीं जाने जाते थे, नाम से ना जाते थे। अरे वो सिंह जी का है, वो गुप्ता जी का घर है, वो शर्मा जी का। अब हर घर जो नंबर से है, जैसे आप पर्टिकुलर फ्लैट में रहती होंगे तो उसका एक टावर नंबर, एक फ्लैट नंबर होगा, आपका एक मोबाइल नंबर। पहले किसी का पर्सनल मोबाइल नंबर नहीं होता था, पहले एक ही मोबाइल नंबर होता था, उसी से सब लोग बात करते थे। राइट, तो जैसे जैसे नंबर्स का यूसेज बढ़ा, जितने भी हमारे न्यूमरोलॉजिस्ट थे पुराने, जैसे पाइथागोरियन, सफेरियल, इन लोगों ने रिसर्च करा कि यार जैसे जैसे नंबर्स का यूसेज बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, और फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो इसका इम्पैक्ट बढ़ रहा है। जैसे अभी हम दोनों सोफा पे बैठ करके इंटरव्यू कर रहे हैं, अगर हम दोनों चेयर पे बैठ करके इंटरव्यू करें तो क्या होगा? हम दोनों को थोड़ा सा अलग फील होगा। हम दोनों बेड पे बैठ करके, आप बैठ के एक कोने पे बैठो, मैं बैठ के एक कोने पे बैठा हूँ, या हम आपके कैबिन में बैठ जाएं, आप अपने चेयर पे बैठ जाओ, मैं आप सोफे पे बैठ जाऊं, वहां पे अलग अलग फील होगा। आप किसी BMW के बगल में खड़ी हो जाओ, किसी सरकारी बस के बगल में खड़ी हो जाओ, आपको अलग फील होगा। ऐसा क्यों होता है? वो तो नॉन लिविंग थिंग है, ये सब तो नॉन लिविंग थिंग है, क्योंकि उसकी अपनी एक एनर्जी है। इन द सेम मैनर नंबर्स का क्या है ना, नंबर्स फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है कि कौन सी चीज कितनी बार लिखी जा चुकी है। अब नंबर 1 इस दुनिया में कितनी बार बोला जा चुका है, लिखा जा चुका है, सुना जा चुका है, कहा जा चुका है? मिलियंस, ट्रिलियंस, अनलिमिटेड, हम गिन ही नहीं सकते। तो जिस चीज की फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा हो गई है, उसका इंपैक्ट उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। दिस इज हाउ नंबर्स वर्क। लेकिन लोग नंबर्स को प्लैनेट से रिलेट कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि प्लैनेट्स जो होता है ना,
दैट इज बेस्ड ऑन द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द एनर्जी। जब आप एस्ट्रोलॉजी में आओगे तो 3 प्लैनेट्स का प्रिडिक्शन नहीं किया जाता है, नेपच्यून, यूरेनस एंड प्लूटो, राइट? क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि वो तीनों हमसे दूर है। उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, मैं एस्ट्रोलॉजी, जब हम एस्ट्रोलॉजी में ना इन तीनों का इम्पैक्ट तब देखा जाता है जब एक बड़े स्पेस, मतलब मान के चलो कोई बड़ी दुर्घटना हो गई, कोई आतंकवादी हमला हो गया, कोई अर्थक्वेक आ गया, तो देखा जाता है कि ये प्लैनेट्स कहाँ पे थे। ओके, ठीक है, बड़े जो इम्पैक्ट होते हैं वो इन तीनों प्लैनेट्स की वजह से। उसका रीजन क्या है? बहुत प्रैक्टिकल रीजन बताता हूँ। हम दोनों आसपास बैठे हुए हैं, मैंने आपको ऐसा पत्थर फेंक के मारा, आपको लगेगा कि नहीं लगा? लगेगा। लेकिन मैं और आप 100 मीटर दूर हो, 200 मीटर दूर हो, और वहां पे बहुत सारे लोग हैं, मुझे आपको फेंक के मारना है। यहाँ पे अच्छा 10 लोग भी होंगे तब भी मैं आपको मार सकता हूँ कि नहीं? आराम से पत्थर फेंकूंगा, आपको लग जाएगा। जब 100 मीटर दूर हो और 500 लोग हैं, तो अगर मैं पत्थर फेंक के मारा तो किसी को भी लग सकता है, राइट? क्योंकि मेरा निशाना इतना, तो सेम ग्रेविटेशनल फोर्स का इम्पैक्ट होता है। जो प्लेनेट जितना ज्यादा हमसे दूर है उसका इम्पैक्ट उतना बढ़ जाता है, और जैसे ही जो पास आ जाते हैं इम्पैक्ट उसलिए कम हो जाता है। तो क्यों कहा जाता है कि सन का इम्पैक्ट हमारे ऊपर सबसे ज्यादा है? एस्ट्रोलॉजी में ये चीज बोली जाती है कि अगर आपका सन मजबूत है, अगर आपने अपने सन को स्ट्रॉन्ग करा हुआ है, तो बाकी सारे प्लैनेट्स को आप अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो, उनकी रेमेडी आपको इफेक्ट करेगी। क्यों बोला जाता है? क्योंकि सन का सबसे पहले साइज बहुत बड़ा है, एंड सेकेंडली वो हमारे थोड़ा सा पास में है। तो ये एक साइंटिफिक, मैंने दोनों का बता दिया। आपने सिर्फ न्यूमरोलॉजी का पूछा, मैंने एस्ट्रोलॉजी का भी बता दिया और न्यूमरोलॉजी का भी बता दिया। सेकेंड एक चीज जो होती है कि कोई भी पर्सन किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास आता है कि सर बड़ा रिलेशनशिप में दिक्कत चल रहा है, बीवी से लड़ाई चल रहा है मेरा, कुछ समाधान बता दो। अगर मैं आपका समाधान बता देता तो मेरा डिवोर्स क्यों होता भाई? ठीक है, मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे रूठ के बैठी हुई है, मैं तुम्हारा समाधान बता दूं। एक्चुअल में कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट, कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपका लाइफ चेंज कर ही नहीं सकता। वो सिर्फ बता सकते हैं, वो बता सकते हैं क्या होने वाला है, क्या नहीं होने। फिर रेमेडीज कैसे काम करती हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। आप सभी लोग इसको ध्यान से सुनिएगा प्लीज, 2 मिनट के लिए इधर उधर मत देखिए, यहाँ पे ध्यान से सुनिए। सोनिया जी, आपको मैं रेलिंग के पास खड़ा कर दूं, बिल्डिंग है, इसके फर्स्ट फ्लोर के रेलिंग के पास खड़ा कर दूं, और आप बाहर देख रही हो, और मैं अचानक से आके पीछे से आपको धक्का दे दूं, गिरोगी, आप चोट लगेगा, पैर टूट सकता है, सर पे चोट लग सकती है। सर पे चोट लगी तो मेजर इंजरी हो सकता है, ज्यादा दिक्कत हो सकता है। और मैं आपको बता दूं सोनिया जी, मैं आपको ना धक्का देने वाला हूँ। आप क्या करो, और आप कुछ नहीं कर सकती, आपके पास एक ही चारा है कि अब आपको नीचे ही गिरना है। क्या करोगी? सबसे पहले अपना सर बचा लोगी। पैर हाथ टूट गए तो कोई बात नहीं, सर बचा रहेगा तो एटलीस्ट मैं जिंदा तो रहूंगी। सबसे पहले अपना सर बचाओगी। ये पहला इम्पैक्ट है न्यूमरोलॉजी का। ओके, ठीक है, ये इसका आंसर था कि लोगों को न्यूमरोलॉजिस्ट के पास क्यों जाना चाहिए, अलर्टनेस के लिए। दूसरा, रेमेडी क्यों करना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको बोला कि सोनिया जी कल ना आपके एक्सीडेंट के चांसेस है, गाड़ी मत चलाइएगा, घर पे रहिएगा। आप थी घर पे, ठीक है, घर पे थी, घर पे कहा कि चलो ठीक है घर पे यार, तो चलो आज मेड नहीं आई, चलो जी थोड़ी भिंडी काट लेते हैं। भिंडी काटते काटते आपका उंगली कट गया। ठीक, आपका उंगली कटा, क्या हुआ? इज इट एन एक्सीडेंट? हमने जो इम्पैक्ट इतना बड़ा हो सकता था उसको कम कर दिया। होगा जरूर बट छोटे होना जरूर है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बहुत तगड़ा एग्जाम्पल लेता हूँ, ये मेरा खुद का है, मतलब मेरे साथ हुआ है। मेरा लास्ट ईयर जो था वो 9 चल रहा था, पर्सनल ईयर 9 इज अबाउट एक्सीडेंट्स, डेथ। ठीक है, और मैं बहुत रेमेडी वगैरह सब कर रहा था, मुझे तो पता था, मैं तो न्यूमरोलॉजिस्ट, तो मैं अपनी सारी रेमेडीज जो मुझे करनी थी मैं सही रेमेडीज कर रहा था। मैं एक्टिवा चला रहा था, एक्चुअली मुझे गाड़ी चलानी आती नहीं है, कार चलानी आती, तो या तो ड्राइवर चलाता है या तो फिर मैं स्कूटी से ट्रैवल कर लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत कहीं जाना होता है, ज्यादा उतना ट्रैवल करना नहीं होता। अदरवाइज जैसे क्लाइंट वगैरह बुलाते हैं तो अपनी कैब ऐप भेज देते हैं, तो मैं उससे चला गया। तो उस दिन मुझे कुछ सामान लेने के लिए जाना था, तो ड्राइवर था नहीं, मैं कहा चलो ठीक है यार 2 मिनट के पास की बात है, स्कूटी से चला जाता हूँ। मैं स्कूटी से गया और मेरा ना, मैं गिरा एंड मेरा एक्सीडेंट हो गया, एक्टिवा से गिरा हूँ। और कैसे गिरा हूँ? पीछे से एक बाइक वाले ने ठोका है। मैंने जिस बंदे को बोला कि मैं एक्टिवा से गिरा, उस बंदे ने एक ही चीज बोली, सर फ्रैक्चर कितना आया? और मैं आपको बताता हूँ मुझे इतना सा भी फ्रैक्चर नहीं आया, मेरा सिर्फ स्किन छिला है, यहाँ का पैर का स्किन छिला है, बस कोई फ्रैक्चर आया ही नहीं। जबकि एक्टिवा का आप एक एक्सीडेंट मुझे बता दो जिसमें एक्टिवा से सामने वाला गिरा उसका फ्रैक्चर ना आया, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि एक्टिवा एक्चुअली, एक तो स्कूटी इतनी हल्की होती है ना कि गिरती है तो
सटाक से, और ऊपर से पीछे वाले स्पीड से आया, उसने पीछे वाले ने स्पीड से मुझे मारा। मैं उतरा हूँ, उतर करके फिर मैंने अपनी स्कूटी उठाई है, खून बह रहा है, खुद उठा के खुद हॉस्पिटल गया हूँ, और हॉस्पिटल पट्टी वट्टी आई है। उसके बाद घर जाके मैं चिल्लाया, मेरे चोट लग गई। और जब तक मैं घर नहीं पहुंचा हूं तब तक ठीक हूँ बिल्कुल। ये रेमेडी का कमाल है। एक्सीडेंट लिखा था, एक्सीडेंट हुआ, बट इम्पैक्ट कम हो गया, इम्पैक्ट कम हो गया। तो रेमेडी का ये बेनिफिट। क्या ये ट्रुथ है कि जो 9 नंबर्स होता है स्पेसिफिकली वो एक्सीडेंट प्रोन होता है? हाँ, 9 नंबर एक्चुअली क्या है ना, ब्लड का नंबर है। तो अब 9 वाले जो होंगे ना, 9, 18, 27 को थोड़ा कम, लेकिन 9, 18 इनको ना कुछ एक्सीडेंट, थोड़ा सा खरोच वरोच, ये सब चीजें लगती रहती है। तो इन लोगों को जनरली एडवाइस किया जाता है कि यार आप ऐसा मतलब एक जगह बैठ करके काम करो। और वो कर नहीं सकते एक जगह बैठ कर? तो वो उनके बस की नहीं है। भगवान बड़ा सोच करके चीजें अलाइन करते हैं ना। माय डॉटर हैड फ्रैक्चर्स, हैंड फ्रैक्चर 2 times एट द सेम प्लेस। उसका लेफ्ट हैंड फ्रैक्चर है, शी इज लेफ्टी। अच्छा। एंड लेफ्ट हैंड ही 2 बार फ्रैक्चर हुआ है। हाँ, अब उनको आप बोल दो कि बेटा एक जगह बैठ के काम कर लो, कर ही नहीं सकती। नहीं कर सकती। उनके लिए एक रेमेडी आपको बताता हूँ, उनको पानी पिलाओ खूब। ओके। पानी पिलाते रहो, मतलब उनका ना 1-2 लीटर का आता है, मैंने मंगा रखा है, जग टाइप में होता है, उसको आप दे दो उनको, और हर 2 मिनट पे, मतलब हर आधे घंटे पे, 20 मिनट पे उनको बेटा 1 सिप ले ले। ओके। आप पानी पिलाओ उनको, आप देखो कि काफी ज्यादा पहले से रिलीज हो जाएगी, क्योंकि क्या होता है ना, एनर्जी जो अंदर भरी पड़ी है ना, धीरे धीरे शांत होती है। अच्छा। या फिर उनको मल्टीपल स्पोर्ट्स में डाल दो। मल्टीपल, या कोई जैसे सबसे ज्यादा जो एनर्जी सक्शन जिस स्पोर्ट्स में होता है वो होता है फुटबॉल, क्योंकि आपकी बॉडी की, हाथ की प्रॉपर आप भाग रहे हो, तो उसकी मेंटली यहाँ पास देना है, वहां पास देना है। सबसे बेस्ट होता है अगर आपको अपनी एनर्जी एग्जॉस्ट करनी है तो फुटबॉल में डाल दो कि बेटा तू फुटबॉल सीख, या उनको जो पसंद है डांसिंग में डाल दो, कोई तगड़ी, मतलब जिसमें भी एनर्जी उनका एग्जॉस्ट हो सके। तो आप देखोगे ये जो एक्सीडेंट लगने के चांसेस है वो कम हो गए। मैं आपको एक रेमेडी बताता हूँ, हालांकि बहुत लोगों को बताता हूँ तो बड़ा उनको अजीब सा लगता है ये कौन सी रेमेडी है। जैसे ना आप क्या करो, जब आपका पर्सनल ईयर 9 स्टार्ट हो जाए, पर्सनल मंथ 9 स्टार्ट हो जाए, वहां पे आप उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में डेली अपना हल्का सा खून निकाल लो। अच्छा। जगह हल्का सा खून निकाल लो डेली बेसिस पे, हल्का सा, कभी यहाँ से खून निकाल लिया, कभी यहाँ से खून निकाल लिया, कभी यहाँ से खून निकालते रहो, हल्का 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 हल्का। तो जो मेजर एक्सीडेंट होने वाला है वो अपने आप कम हो जाएगा। ये रेमेडी बहुत ही, ऐसा नहीं अच्छा, ये रेमेडी बहुत ही कॉशियस के साथ करना चाहिए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट भी हो सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल नंबर? पर्सनल ईयर नंबर। पर्सनल ईयर नंबर। पर्सनल ईयर नंबर मैं आपको सिखा देता हूँ, हालांकि मेरे यूट्यूब वगैरह पे भी मिल जाएगा। इट्स बहुत सिंपल है कि आपका बर्थ डेट, बर्थ मंथ और जो भी साल चल रहा है उसको आप ऐड कर दो। ओके। बर्थ डेट, बर्थ मंथ और आपका जो भी साल चल रहा है उसको ऐड कर दो, तो फिर आपका एक पर्सनल ईयर निकल करके आ जाता है। ये साल आपका ये है। लेट्स सपोज मेरा 6 बर्थ डेट, बर्थ मंथ 6 and 5। 6 and 5 2 हो गया, और ये क्या है साल? 2026। 2026 वो कितना हो गया? कैलकुलेट करना पड़ेगा। 3 हो गया। जैसे तो आपका 3 है, 3 है पर्सनल नंबर। अब 3 है तो वही है, 3 इज नंबर ऑफ एजुकेशन। आपको कुछ नया सीखना है, कुछ नया सिखाना है, इस पे काम करना है। 3 इज द ईयर ऑफ मार्केटिंग। अपने आप को ग्रो करो, मार्केट करो, जितना ज्यादा मार्केटिंग अपनी कर सकते हो उतना करो, बेस्ट। तो अलग अलग नंबर्स का अलग अलग रहता है। ओके, तो इस ईयर में आई कैन वर्क ऑन पर्सनल ब्रांडिंग। You should definitely work on personal branding. You should hire a PR or something. You should start with it, definitely. ओके, मतलब ये तो आई हैव सीन इट एंड पर्सनल एक्सपीरियंस भी किया है कि जब कुछ चीजें होती हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम पे होती हैं, और उससे पहले ना यूनिवर्स आपको दौड़ाता रहता है और चीजें अपने आप अलाइन हो जाती हैं। राइट। अब जैसे पिछले साल आपको फैमिली इवेंट्स वगैरह काफी अटेंड करने को मिला होगा। हाँ। उससे पिछले साल आपने कुछ नया स्टार्ट करा होगा। उससे पिछले साल आपके जीवन से कुछ ना कुछ गया होगा। उससे पिछले साल आपके घर में किसी ना किसी का सर्जरी या डेथ होने का चांसेस रहा है, आपका स्ट्रगल बहुत हार्ड रहा होगा। उससे पिछले साल की बात करें तो आप बिल्कुल अकेली पड़ गई होंगी। अब सोचो मैं कितना पीछे आपका प्रेडिक्शन करते जा रहा हूँ। इतना इजी है। देखो अच्छा, आप एक मजेदार बात देखिए सोनिया जी की, एज एन न्यूमरोलॉजिस्ट आई डोंट नीड एनीथिंग। बस आपने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया, मैं करते जा रहा हूँ। तो ये इवन एस्ट्रोलॉजर्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, ये वास्तु कंसल्टेंट के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, टैरो कार्ड रीडर्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, सबके लिए बेनिफिशियल है। न्यूमरोलॉजी तो खैर वी आर ऑन अ मिशन कि हम 2030 तक हर किसी को न्यूमरोलॉजिस्ट बनाएं,
क्योंकि ये पता है क्या है कि अगर ये बहुत छोटा सा साइंस है ना, कि अगर आपने छोटी छोटी चीजें सीख ली ना, आज के डेट में सबसे बड़ा इशू है ना रिलेशनशिप इश्यूज। एक बाप बेटे में नहीं बन रही, माँ बेटी में नहीं बन रही, पति पत्नी में नहीं बन रही, बच्चों में आपस में नहीं बन पा रही, अपने दादा दादी से नहीं बन पा रही। कितना बड़ा दुख की बात है, हमें बड़ा दुख लगता है। तो हमारा कोशिश है कि इन चीजों को सेटल डाउन करना। उसके लिए मुझे लगता है सबको सीखना चाहिए। न्यूमरोलॉजी आसान है, सबको सीखना चाहिए, सबको करना चाहिए। हर कोई सीख सकता है। और इज देयर एनी स्पेसिफिक नंबर इन योर ग्रेड कि आपके ग्रेड में अगर ये नंबर्स हैं तो आप न्यूमेरोलॉजी अच्छे ही सीख पाओगे? देखो, हर कोई डॉक्टर बनता है, अच्छा डॉक्टर हर कोई नहीं बन पाता है। सिमिलरली इट इज विद द न्यूमेरोलॉजी आल्सो। सो अभी मैंने आई एम गोइंग टू रिलीज अ सीरीज ऑन माय ऑन माय यूट्यूब, जहाँ पे मैंने बताया है कि अगर आप ये डेट ऑफ बर्थ वाले हो और आप न्यूमरोलॉजी के में आ रहे हो तो आपको ये करना चाहिए। देखो, जनरली मैंने आपको बताया अभी भी कि जिसके ग्रेड में 1, 7 और 8 होता है, दे आर बेस्ट, राइट। लेकिन में 8 है ही नहीं, तो क्या मैं नहीं कर सकता? ऑब्वियसली आई एम डूइंग। मैं कितने लोगों को मैं जानता हूँ जिनके में 1, 7, 8 तीनों ही नहीं है। क्या वो नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहे हैं। द थिंग इज कि वो जितना इन डेप्थ जा सकते थे वो इतना इन डेप्थ नहीं गए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट बन गए, ठीक है, आपके में ना 1 है, ना 7 है, ना 8 है, आपके पास 5 है और 3 है। आप लोगों के लिए जो मार्केटिंग करोगे, ऐसी मार्केटिंग करोगे, लोग आपके समझा रहे हैं और इससे बढ़िया न्यूमरोलॉजिस्ट तो कोई है ही नहीं, और आपको कुछ आता ही नहीं है। अच्छा। कुछ मैंने ऐसा देखा है, मैं नाम नहीं लूंगा, बट ही इज अ वेरी वेल नोन गाय, इज फ्रॉम गुजरात। उस पर्सन को कुछ नहीं आता न्यूमरोलॉजी में, ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन सिर्फ उसके फेस वैल्यू पे लोग 10-10, 15-15 हजार के रिपोर्ट्स खरीदते हैं, न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट्स। 10-10, 15-15 हजार के उसका विजिट का है, 2 लाख 3 लाख का उसका चार्जेस है समथिंग। अब उस पर्सन को कोई न्यूमरोलॉजी नहीं आती, उसने क्या करा हुआ है, अपने नीचे 2 न्यूमरोलॉजिस्ट हायर करे हुए। उनके बारे में वो किसी को नहीं बताता कि मेरे पास 2 न्यूमरोलॉजिस्ट है। लोगों को लगता है पूरा प्रेडिक्शन वही कर रहा है, पूरे रिपोर्ट्स वही बना रहा है। प्रोजेक्शन अच्छा है, प्रोजेक्शन अच्छा है। तो 5 और 3 वाले प्रोजेक्शन बहुत अच्छा करते हैं। 5 और 3 वाले बहुत अच्छा प्रोजेक्शन करते हैं, दिखा देंगे ना बड़ा सपना। They are very good with it. 5 is the most, मतलब 3 वाला क्या होता है ना, 3 वाले का प्रोजेक्शन बढ़िया नहीं है, लेकिन 3 वाला आपको प्रूफ कर देगा, आपको पता नहीं है, मुझे ज्यादा पता है। वकील बस तो वो है, तो ये चीज होती है। ओके। बाकी करने को सबको करना चाहिए। बेसिक लेवल पे तो आई वुड सजेस्ट कि सबको थोड़ा बहुत बेसिक जरूर आना चाहिए। राइट। बहुत सारे न्यूमेरोलॉजिस्ट को मैंने देखा है कि वो आपसे जस्ट आपका डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं, एंड उसके बाद आपकी फैमिली में आपके चाचा का नाम, आपके किसी का भी नाम भी बता सकते हैं, कब आपकी फैमिली में किसी की डेथ हुई है। क्या सच में न्यूमेरोलॉजी से ये पॉसिबल है, इस लेवल की प्रेडिक्शन करना? न्यूमरोलॉजी से बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप सामने वाले का फादर, चाचा, मम्मा, इन सब के नाम बता दो, डेट ऑफ बर्थ बता दो। एक चीज बताता हूँ सोनिया जी, मान के चलो आप जो है होम्योपैथी के डॉक्टर है, समझना बात, लेकिन सब आपको जानते हैं कि भैया सोनिया जी जो है वो बेस्ट होम्योपैथी है, बेस्ट होम्योपैथी डॉक्टर है, सब ये जानते हैं, ठीक है। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि आपको जो है एंग्लोपैथी भी आती है। ओके, ठीक। अब क्या होगा, आपकी मार्केटिंग किस बेसिस पे हुई है? होम्योपैथी के नाम पे। मैं आपके पास आया, सोनिया जी मेरे सर में बड़ा दर्द हो रहा है, आपने क्या किया, होम्योपैथी की दवाई में थोड़ा सा एलोपैथी की दवाई मिला करके मुझे दे, ये लो खा लो। अब मैं दुनिया को जाके क्या बताऊंगा? बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, एक बार में मेरा ठीक कर दिया, बड़े अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर है यार, इतनी जल्दी ठीक कर दिया यार मेरा। यही हो रहा है, समझ गए? मतलब जो न्यूमरोलॉजी जिससे वो अपने आप को मार्केट कर रहे हैं, प्रिडिक्शन उससे नहीं कर रहे। अच्छा, प्रिडिक्शन के लिए कुछ और ही मेथड्स यूज कर रहे हैं। राइट, बहुत सारे चीजें होती हैं, राइट। तो आई वोंट अभी यहाँ पे आई वोंट टेल अबाउट दोज थिंग्स, बट बहुत सारी अच्छी चीजें भी होती हैं, बहुत सारी गलत चीजें भी होती हैं जो लोग यूज करते हैं, लेकिन फेस वैल्यू उनका जो है वो न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे बना हुआ है। जो चीज पॉसिबल है ही नहीं, आप कैसे बता सकते हो? आप, अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई ऐसा पर्सन मिले ना, आप लोग को बताता हूँ, जो आपके ऑडियंस है उनको भी, कोई ऐसा पर्सन मिले ना, उनसे आप ये पूछना आपने कैसे किया, हमें भी सिखाओ। वो सिखाएंगे नहीं आपको, वो आपको ये चीज नहीं सिखाएंगे। अच्छा, वो आपको ये सिखा देंगे अपना करियर कैसे देखना। आप उनसे पूछो कि आपने जैसे मेरे बारे में बता दिया कि मेरे पापा का नाम क्या है, आप मुझे ये भी सिखाओ कि मैं कैसे दूसरों का बताऊं। वो कहेंगे कि नहीं ये हम सिखाते नहीं है।
भाई जब तुम सिखाती नहीं हो तो तुम ये पढ़ा क्यों रहे हो? पढ़ाओ वही जो आप सिखा सकते हो ना, और जो आप सिखा नहीं सकते हो पढ़ा क्यों रहे हो? उसके बेसिस पे आप मार्केटिंग कर रहे हो। मैं अपने स्टूडेंट्स को जो सिखाता हूँ वही पढ़ाता हूँ, मतलब जो मुझे आता है मैं वो सारा पढ़ाता हूँ, जो मुझे नहीं आता मैं उसके बारे में बात ही नहीं करता। तो देयर आर सम अदर ऑकल्ट साइंसेस जिसके थ्रू ये पता लगाया जा सकता बिल्कुल, है। देयर आर सो मेनी ऑकल्ट साइंसेस, बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में इजीली पता लगाया जा सकता है, Okay. पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। अच्छा, मीन्स दोनों प्रैक्टिसेस होती हैं। दोनों प्रैक्टिसेस होती है, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी। ओह, जिन लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ मालूम ही नहीं है, उनका न्यूमेरोलॉजी कैसे किया जा सकता है? जिनको अपना डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है ना, वहाँ पे दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो जिनको अपना पूरा ही डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, और एक वो होते हैं जिनको थोड़ा बहुत पता है, जैसे बर्थ डेट पता है, बर्थ मंथ पता है, बर्थ ईयर नहीं पता। बर्थ मंथ नहीं पता, बर्थ ईयर पता है, बर्थ डेट पता है कि यार मंथ क्लियर नहीं है, डेट क्लियर नहीं है। तो वहाँ पे सर्टेन क्वेश्चंस होते हैं, सेट ऑफ क्वेश्चंस कि आपकी शादी कब हुई, आपके बच्चे कब हुए, आपने 10th कब क्लियर करी, आपने 12th कब क्लियर करी। इससे थोड़ा बहुत न्यूमरोलॉजी के थ्रू डेट ऑफ बर्थ करेक्ट किया जा सकता है। बाकी अगर किसी का आपको बर्थ टाइम करेक्ट करना है तो देयर इज अ मेथड कॉल्ड कस्प, अच्छा, जो कि केपी एस्ट्रोलॉजी में आती है। केपी एस्ट्रोलॉजी कृष्णमूर्ति पद्धति उसमें आता है। उसके थ्रू हम बर्थ टाइम भी रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे किसी को डाउट है कि मेरा जन्म 6:30 बजे हुआ था कि 6 बजे हुआ था, इसका कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन वाली जो चीजें होती हैं वो बहुत ईजी होती है प्रिडिक्ट करना। अब जहाँ पे ये ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता, पैदा कब हुआ था या पैदा कब हुई थी ये नहीं पता होता, तो वहां पे हम लोग एक चीज कर सकते हैं ना, एक मेथड होता है प्रश्न कुंडली करके। अब प्रश्न करने के ना बहुत सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं, अच्छा, ठीक है। कुछ लोग ना आपके नाक की सांस कौन से नेवल से जा रही है, नेजल से जा रही है, उसके बेसिस पे लोग बता देते हैं कि अगर लेफ्ट से जा रही है। जैसे आपने कोई क्वेश्चन पूछा कि भैया मेरा पॉडकास्ट अच्छा चलेगा नहीं चलेगा, तो वो आप उससे पूछेगा कि आपका कौन से साइड का नाक चल रहा है, राइट साइड का या लेफ्ट साइड का, तो आपने बताया उसके बेसिस पे आंसर दे देते हैं। एक टाइम पे एक ही नोस्ट्रिल वर्क करती। हाँ, आप चेक कर लो। आई तो फील लाइक दोनों ही करें। नहीं, राइट, एक टाइम पे एक ही करती है, कभी कभी दोनों भी करती है, ऐसी बात नहीं है, बट अभी आप एक ही करेगी। उसका मेजरली कभी कभी ये डे एंड नाइट से भी होता है, इसका साइंस मुझे बहुत अच्छे से नहीं पता ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो मैं ऐसे प्रश्न नहीं करता। जैसे मैं क्या करता हूँ, देयर इज अ होरारी इन एस्ट्रोलॉजी, जिसमें प्लेनेट के ट्रांजिशन के बेसिस पे कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जब आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा तो कौन सा प्लेनेट कहाँ पे मौजूद है यूनिवर्स में, उसके बेसिस पे किया जा सकता है। लेकिन उसमें भी सर्टेन लिमिटेशंस है। जैसे आप ना स्पेसिफिक क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हो। जैसे कोई आया कि भैया मैं इससे शादी करूँ नहीं करूँ, मेरे बच्चे का एडमिशन कराना है, मुझे फॉरेन जाना है, कौन से कंट्री में जाऊँ, मैं वहाँ पे सेटल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, तो उस क्वेश्चन का आंसर। लेकिन आप कोई पूछे कि मेरा मैरिज लाइफ कैसा रहेगा, इसका आंसर आप नहीं दे सकते, थोड़ा सा वेग होता है। न्यूमरोलॉजी से एटलीस्ट आप नहीं कर सकते, एस्ट्रोलॉजी में भी नहीं कर सकते। प्रश्न से बस ये स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक चीज होती है जो सिद्धि वगैरह होती है, उसके थ्रू आंसर किया जा सकता है। ओके, हाँ, जिसका डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो तो खैर फिर वो अलग चीज ही होगी, वो साइंस नहीं हो तो फिर एक मेटाफिजिक वाली बात होगी क्या। अच्छा, ओके, चलो अब डिस्कस करते हैं कि जो फोन नंबर्स होते हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं, और हम क्या जब न्यूमेरोलॉजी में फोन नंबर काउंट करते हैं तो किस चीज़ का ध्यान रखते हैं? कंप्लीट काउंट करते हैं फोन नंबर्स का, वो एक नंबर पे आता है उसको काउंट करते हैं, ये कैसे किया जाता है? देखिए, पहले तो क्या है, टोटल हमें डेफिनेटली देखना होता है। उसके बाद जितने भी नंबर्स होते हैं ना, जैसे आप किसी का नंबर है 7664696861111 ऐसे करके कुछ भी, तो टोटल भी देखेंगे। उसके बाद हम 76 फिर 66, ठीक है, 69, जितने भी पेयर्स बन रहे हैं तो टोटल 20 पेयर्स 10 पेयर्स बनते हैं, राइट। दो नंबर के पेयर्स बनेंगे तो 7 6 5 बनेंगे ना। हाँ, अच्छा, मतलब फोन नंबर की आप बात कर, फोन नंबर का जैसे 7 6 एक पेयर बन गया, हाँ। फिर 6 6 2 पेयर बन गया, फिर ऐसे करके सारे 5 पेयर बनेंगे, राइट। पेयर्स बन गए, उनके बेसिस पे भी प्रिडिक्शन होता है, ओके, ठीक है। जैसे किसी के ग्रिड में 6 3 एक बार में आ रहा है, मैरिटल इश्यूज होंगे ही होंगे। किसी के ग्रिड में 6 7 एक बार में आ रहा है,
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चांसेस हो सकते हैं, मैरिटल मल्टीपल रिलेशंस के भी चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, किसी में आप देखोगे कि डबल 8 आ रहा है, चीजें डिले हो जाएंगी, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो अलग अलग, किसी का 3 डिजिट का भी हो, जैसे 923 932 का होता है कॉम्बिनेशन। 444 एक साथ आ रहा हो तो 444 आता है ना, तो आपको बहुत अड़िग बना देता है। अच्छा। ठीक है, अड़िग आप समझते हो कि आइदर माई वे और टेक अ हाईवे, समझ गए बात। हालांकि ये डेट ऑफ बर्थ 4 में भी ऐसे ही होता है, बट ये 444 उस चीज को और ज्यादा बढ़ा देता है। तो आप देखोगे ना कि सामने वाला आपको अगर देखेगा तो बड़ा रूड परसीव करेगा। मान के चलो आपके में 444 आ रहा है और सामने वाला आपको देख रहा है, तो वो आपको बड़ा ही रूड परसीव करेगा। ओके, मान के चलो नहीं, मेरे में आता है। अब आप देखो, आपको मतलब आई डोंट नो, आप बताना सही गलत है जो भी है, ये चीज रहता है कि सामने वाला थोड़ा सा आपको रूड परसीव कर सकता है। आपका नेचर वैसा नहीं होगा। आपका नेचर, मोबाइल नंबर क्या है सबसे पहले ये समझना। मोबाइल नंबर वो चीज है जिससे दुनिया आपको जानती है। राइट, तो सामने वाले आजकल नंबर्स किसी को याद भी नहीं रहते हैं। ठीक है, फोन में तो नाम सेव्ड है, आपको नंबर किसी का याद होगा भी नहीं। एक बार सेव कर लिया तो आपका जो नंबर सेव्ड है वो नाम से सेव्ड है। बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्टली नंबर तो कोई वैसे भी। तो उस केस में कितना वर्क करती है न्यूमेरोलॉजी ऑन मोबाइल नंबर्स? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, मोबाइल नंबर ना बहुत, आप ये समझ लो कि 10 से 15% ही वर्क करती है। लेकिन वही नंबर आपके साथ लॉन्ग टाइम तक है, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, नंबर, उसका इम्पैक्ट आपके लाइफ में बहुत होगा। अच्छा, मतलब नंबर्स का इम्पैक्ट या किसी भी चीज का इम्पैक्ट आपके लाइफ में उतना नापा जाता है जितना टाइम से वो आपके साथ है। ओके, कोई भी चीज, 2 इंसान एक साथ रह रहे हैं, आप किसी बेड पे रहे हो, किसी, आप देखते हो ना कि हम लोग किसी पर्टिकुलर प्लेट में रोज 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 खा रहे हैं, तो एक अलग रिलेशन बन जाता है, हल्का सा भी टूट जाता है। नॉन लिविंग थिंग के साथ भी एक अटैचमेंट क्रिएट हो जाती है। सेम नंबर्स के साथ भी, नंबर्स भी नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन जितना ज्यादा उसके साथ आप टाइम स्पेंड करोगे ना, फिर आपका एक टाइम आएगा, 5 साल आप नहीं उसके लिए, फिर आपका मन नहीं करेगा नंबर चेंज करने का। आपका क्या, नहीं यार ये तो यार इतने टाइम से नंबर, आपका दिल नहीं करेगा कि ये नंबर चेंज कर दो। राइट। तो ये चीज होता है, तो वो उस तरीके से इम्पैक्ट करेगा, इम्पैक्ट होता है। लेकिन वो ये सोचे कि मैं अपना मोबाइल नंबर चेंज करके अपनी जीवन ही बदल दूं, तो वो पॉसिबल नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं। कुछ चीजें हैं आप अपने लाइफ में चेंज कर सकते हो बस। तो कोई ऐसे पर्टिकुलर नंबर्स व्हिच यू सजेस्ट एज अ न्यूमेरोलॉजिस्ट कि आपके मोबाइल नंबर में नहीं होने चाहिए, या ये नंबर्स रिपीट नहीं होने चाहिए? कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। अच्छा। डबल, ट्रिपल, कोई जैसे ट्रिपल तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, डबल तक तो फिर भी चलता है। मैं कुछ सजेशंस दे देता हूँ, बेसिक सजेशंस जो हम वैसे भी देते हैं और होने भी चाहिए। 248 किसी भी नंबर में नहीं होना चाहिए, 2 एक बार हो सकता है। ठीक है, हालांकि बहुत बार देखा जाता है कि 2 किसी को बहुत बेनिफिट भी देता है, तो डिपेंड करता है उसके डेट ऑफ बर्थ से। बट जनरल बेसिस पे, एक अगर जनरली बात करें तो 248 नहीं होना चाहिए, 67 नहीं होना चाहिए, 63 नहीं होना चाहिए। आपको रखना है, आप रख सकते हैं। अच्छा, अगर किसी की ग्रिड में लेट्स सपोज 4 नंबर इज मिसिंग, जिसका रेमेडी उसको करना है, तो उस केस में अगर वो रखता है 4 नंबर अपने, 4 नंबर की रेमेडी क्यों करनी है? इन केस आई एम जस्ट आस्किंग अ क्वेश्चन कि अगर मैं किसी ये जानना चाह रहा हूँ उसको करनी क्यों है, सबसे पहले ये क्वेश्चन है। मैं सपोज किसी ने सजेस्ट किया है कि 4 नंबर आपके ग्रिड में मिसिंग है, यू शुड इंक्रीज द एनर्जी ऑफ 4 नंबर। देखो, सबसे पहली बात तो जिसने सजेस्ट करा वो गधा है। ओके, ठीक है, सबसे पहले तो ये। अच्छा मैम, आपके घर में प्लम्बर कितने हैं? प्लम्बर कितने हैं ऐसे हाँ, एक भी नहीं है, जब जरूरत होती है तब मंगाते हैं। सेम नंबर्स की बात है। ओके, आपके ग्रिड में, आपके जीवन में भगवान ने उन्हीं लोगों को भेजा जिनके आपके जीवन में रेगुलर बेसिस पे जरूरत है। जिसकी जरूरत नहीं है उसको भगवान ने आपके घर में नहीं भेजा। आपके घर में प्लम्बर की जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी आप उसको लेकर के आओगे। 4 नंबर की जरूरत कब पड़ती है? 4 नंबर की 4 पर्टिकुलर की बात करें, 4 नंबर की जरूरत तब पड़ती है जब आप किसी एक मैनेजियल लेवल पे काम कर रहे हो, जब आपको 10 लोगों को मैनेज कर रहे हैं और अपने हिसाब से काम करवाना है, जब आप किसी डिसिप्लिनरी जगह पे काम कर रहे हो, राइट, या जब आप पॉलिटिक्स में जाओ तब आपको करना है, राइट, वहां पे आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्ड कर लेनी है। कभी भी उसको परमानेंट मत लेकर के आओ, ना अपने नाम में ना मोबाइल नंबर में, क्योंकि जब वो नंबर आएगा ना तो वो अपना पॉजिटिव भी लाएगा, अपना नेगेटिव भी लाएगा। लेकिन आपको तो उसका सिर्फ पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव तो नहीं चाहिए ना। तो नेगेटिव नहीं चाहिए तो जो उसके पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है आप उनको बिल्ड करना चालू कर दो। बट उनको आप कैसे बिल्ड कर पाओगे? तभी बिल्ड कर पाओगे जब आपका 1 स्ट्रांग हो।
ओके। और 1 को स्ट्रॉन्ग करने की सबसे बेस्ट रेमेडी, अपने पिता के चरणों को स्पर्श करें। अगर पिता नहीं है बाय चांस, तो पिता की कोई फोटो है उसको स्पर्श करें, उसको प्रणाम करें। जस्ट इन केस आप किसी और रिलीजन से हैं, किसी और उससे हैं, तो कोशिश करें कि जितने भी लोग हैं जो आपके पिता समान हैं, उनको आप नमस्कार करना, उनको 10 मिनट उनसे बात करना, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। ठीक है, मैं तो आपको बताऊं कि मैं तो कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि शेख है, और आपको पता है, आप मानोगी नहीं, वो सूर्य को जल देते हैं। अच्छा। क्योंकि हमने उनको उसका साइंटिफिक लॉजिक बता दिया। जब आप सन को जल देते हो ना, तो बोलते हैं सन में, उस जल में गंगा जल, गुड़ की रोली, गुड़ का भूरा रोली जब आप मिला देते हो, तो जब उसको मिलाते हो ना, तो उसका एक पर्टिकुलर कलर हो जाता है, हल्का लाइट ब्राउनिश हो जाता है, लाइट ब्राउन सा कलर हो जाता है। जब आप सन को ऐसे डालते हो ना, तो जो रेस पास होती है वो और ऑब्जर्व होती है आपके बॉडी के अंदर। कभी भी सन को ऐसे जल नहीं देना चाहिए, हमेशा ऐसे देना चाहिए। जब आप ऐसे देते हो ना, तो पानी आता है और फिर सन की रेज आती है। ये लॉजिक है एक्चुअल में, ये हमें पढ़ाया नहीं जाता, मैं बस बोला जाता है सूर्य को जल दे दो। तो 1 का जो ऑरा होगा वो आपके अंदर इंप्रूव होगा, और 1 का ऑरा जब इंप्रूव होगा ना, तो देखो हम लोग कहते हैं ना न्यूमरोलॉजी में कि आप जब न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाओगे ना, तो आप जिस दिन जो नंबर बनना चाहो वो नंबर बन सकते हो। आज मेरा बनना 6 नंबर बनने का, तो मैं बिल्कुल 6 हो जाऊंगा। ओके, दिस इज द क्वालिटी। आई होप कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको आज के पॉडकास्ट से भी मिली होगी। स्टिल अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो यू कैन पोस्ट देम इन द कमेंट सेक्शन एंड विल ट्राई कि एक बार फिर से हम एक और एपिसोड बनाएं ऑन न्यूमेरोलॉजी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब। वी विल ट्राई टू हेल्प ऑल दोज पीपल जो अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, एज वी ऑलरेडी कमिटेड। जब ये चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, और जिसके लिए आपके बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, तो हम इसका 50% अमाउंट डेफिनेटली शेयर करेंगे अपने सब सब्सक्राइबर्स के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री राम।